हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा वॉल्यूम 2 वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट और उसका लेसन 8 होगा। इस लेसन 8 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई वर्ड्स है ना प्रीवियस एग्जाम्स में सिनोनिम्स एंटोनिम्स के तौर पर पूछे जा चुके हैं, वन वर्ड के तौर पर पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, इस लेसन का जो फर्स्ट वर्ड है वो है बिक्विथ। फर्स्ट वर्ड हमारा है बिक्विथ। चलिए पहले बिक्विथ के बारे में देखते हैं कि बिक्विथ पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है। बिक्विथ पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है और यदि बिक्विथ के साथ यदि हमें कोई प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो बिक्विथ के साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। चलिए, बिक्विथ का अर्थ क्या होता है? हवाले करना, सुपुर्द करना, विशेष तौर पर अपनी संपत्ति है ना किसी को है ना कोई चीज लिख देना, ठीक है ना। तो इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होता है हवाले करना, सुपुर्द करना। हवाले करना, सुपुर्द करना। चलिए, अब ये हवाले करना सुपुर्द करने के लिए सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या सिनोनिम्स है? तो इसके लिए सिनोनिम्स है लीव, पास, ठीक है ना। चलिए, हैंड डाउन। हैंड डाउन हवाले करना, सुपुर्द करना, कोई चीज किसी के नाम कर देना। जैसे कि उसने अपनी संपत्ति को अपनी लड़की के नाम कर दी, हमको ये लिखना है, ठीक है ना। चलिए, एक सेंटेंस से इसके यूज को देखा जाए। उसने अपनी संपत्ति को अपनी लड़की के नाम कर दी, लड़की के नाम कर दिया। चलिए, हमको ऐसा लिखना है। नाम करने के लिए अब यहां पर क्या मतलब है? नाम करने का मतलब हवाले करना, सुपुर्द करना। चलिए, इसको यूज करके बनाना है, बिक्विथ को यूज करके बनाना है। चलिए, ये सिंपल पास्ट टेंस का ये वाक्य है। सिंपल पास्ट टेंस के लिए क्या हमारे पास स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो पहले सब्जेक्ट हमारा है उसने, तो चलिए सॉरी यहां पर ही कर देते हैं। चलिए, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। ही, चलिए, सुपुर्द करना या नाम करने के लिए क्या वर्ड हम लोग देख रहे हैं? तो बिक्विथ देख रहे हैं। हालांकि आप इसमें लीव और हैंड डाउन जैसे शब्दों का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बिक्विथ बेस्ट है। यहां पर ही बिक्विथेड, सिंपल पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? ही बिक्विथेड। चलिए, अपनी संपत्ति। चलिए, क्या बिक्विथेड किया? हिज प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ही बिक्विथेड हिज प्रॉपर्टी। चलिए, किसको? अपनी लड़की को। का अंग्रेजी यहां देखिए क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन क्या है? टू है। अब यहां पर हम प्रीपोजिशन किसका इस्तेमाल करेंगे? टू का इस्तेमाल करेंगे। ही बिक्विथेड हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर, टू हिज डॉटर। तो ये रहा हमारा बिक्विथ का यूज। चलिए, वर्ड नंबर हम लोग सेकंड की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा सेकंड क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लैंड। देखिए, ब्लैंड का मतलब क्या होता है? ब्लैंड का मतलब होता है नीरस, उबाऊ, है ना। अगर कोई चीज ब्लैंड है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई मजा नहीं है, वो बेमजा का चीज है। चलिए, तो ब्लैंड वर्ब है। पहले इसका पहले पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी ब्लैंड जो है ना वर्ब नहीं है, ब्लैंड एडजेक्टिव है। सॉरी, ब्लैंड जो है ना वो एडजेक्टिव है। चलिए, ब्लैंड का मतलब क्या होता है? अगर इसको कहें तो इसका हिंदी होता है नीरस, उबाऊ। इसके दो अर्थ होते हैं। चलिए, यदि कोई व्यक्ति अगर ब्लैंड है, कोई चीज ब्लैंड है तो वो नीरस, उबाऊ है। ब्लैंड का दूसरा मतलब होता है फीका, स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद नहीं हो। तो इसका जो दूसरा अर्थ है वो क्या है? फीका, स्वादहीन। फीका जिसमें कोई स्वाद ना हो। चलिए, अब ये दोनों के लिए सिनोनिम्स का ग्रुप देख लेते हैं। चलिए, पहला ग्रुप क्या है? पहले हम लोग नीरस और उबाऊ के लिए बात करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बोरिंग, बोरिंग, उबाऊ। चलिए, अगला हमारा वर्ड क्या? मोनोटोनस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। यदि कोई चीज यदि मोनोटोनस है तो वो उबाऊ है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। नॉन डिस्क्रिप्ट। देखिए, ये सब ढंग के वर्ड हैं जो कि हम लोग उबाऊ अथवा नीरस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हमको कहना है नीरस व्यक्ति, कोई व्यक्ति है नीरस व्यक्ति, उससे कोई बात नहीं करना चाहता। वो कौन सा व्यक्ति होगा? नीरस व्यक्ति के लिए अगर हमें अगर इस्तेमाल करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? चलिए, कुछ इसके साथ फ्रेज देख लेते हैं। नीरस व्यक्ति कहना है, कैसे लिखेंगे? ब्लैंड पर्सन, ब्लैंड पर्सन, ठीक है ना। चलिए, इसी तरह से कोई ऐसा हो सकता है कि कोई फिल्म जो था वो नीरस था। हमको कहना है नीरस फिल्म था, फिल्म पूरी तरह से नीरस था। वह फिल्म कौन सा फिल्म होगा? नीरस फिल्म के लिए ब्लैंड फिल्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर कोई दिन नीरस भरा दिन है, मतलब कोई इंटरेस्टिंग उसमें वर्क नहीं हुआ, अब वो कौन सा वो दिन होगा? तो वो ब्लैंड डे होगा। तो इस तरह से ब्लैंड का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नीरस व्यक्ति, नीरस दिन, नीरस फिल्म, नीरस कहानी, ये सारे चीज के लिए हम ब्लैंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ब्लैंड, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसके थोड़ा एंटोनिम्स पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक्साइटिंग, लाइवली, ठीक है ना। चलिए, एक्साइटिंग, चलिए
लाइवली, और इसके लिए आप समझ सकते हैं इसका हिंदी क्या होता है, जीवंत, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है जीवंत, जिसमें मतलब कि जिसमें जोश हो, ठीक है ना, जोशीला, चलिए, जो कि नीरस और उबाऊ ना हो। चलिए अब इसका दूसरा अर्थ देख लेते हैं, है ना। इस अर्थ के लिए अब हम फीका और उदास के लिए देखना चाहते हैं। ये जो था वो नीरस और उबाऊ के लिए सिनोनिम्स था। चलिए, यदि कोई चीज जिसमें ज्यादा टेस्टी नहीं हो, स्पाइसी नहीं हो, वो भी ब्लैंड होता है, इसके लिए बढ़िया सिनोनिम्स, एक सिनोनिम्स बहुत बढ़िया वर्ड है इंसिपिड। देखिए, इंसिपिड का भी अर्थ होता है फीका, है ना, बेस्वाद। अगर हमको कहना है फीकी चाय कहना है ना, फीका कॉफी कहना है, तो हम इसे ब्लैंड और इंसिपिड हम दोनों से बना सकते हैं। चलिए, फ्लेवरलेस, इसका क्या हो जाएगा, फ्लेवरलेस। चलिए, इसके लिए हिंदी क्या हो जाएगा, फीका और स्वादहीन, आप देख रहे हैं। चलिए, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यदि कोई चीज यदि स्पाइसी है, टेंजी है, तो इसका मतलब है कि वो चटकदार है। इसके लिए बढ़िया एंटोनिम्स देखते हैं, पिक्वांट। पिक्वांट का मतलब क्या होता है, तीखा। अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो तीखा, ठीक है ना, जो कि स्पाइसी होता है। चलिए, इसके लिए एक और सुना सुनाया एक वर्ड हम लोग लेते हैं, स्पाइसी। चलिए, अब हमें कहना है, जस्ट हमें कहना है कि फीकी चाय कहना है, फीका कॉफी कहना है, ठीक है ना। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ब्लैंड कॉफी, ब्लैंड टी, जैसा हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्लैंड इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो हमारे पास दूसरा वर्ड है इंसिपिड, ठीक है ना। यदि कोई कॉफी या चाय जैसा कोई चीज यदि वो ब्लैंड या इंसिपिड है, इसका मतलब है कि उसमें कोई स्वाद नहीं है। तो ये हमारा ब्लैंड का यूज रहा। वर्ड नंबर हम लोग थर्ड की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा तीसरा क्या है। चलिए, एक बहुत बढ़िया वर्ड है कैंडोर। देखिए, कैंडोर का मतलब क्या होता है, कैंडोर नाउन है, पहले पार्ट ऑफ स्पीच में देखिए। कैंडोर का सिंपल अगर हम अर्थ कहें तो इसका अर्थ होता है कि आप कोई चीज कैंडोर वे में कहते हैं, आप खुलकर कहते हैं, कोई चीज छिपाते नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो हिंदी होता है, अगर सिंपल से कहें तो बेबाकी। कभी आपने सुना होगा, कोई चीज को लोग बेबाकी से कह देता है, ठीक है ना। चलिए, या हम ऐसे लिख सकते हैं अस्पष्टतः, अस्पष्टतः, ठीक है ना। चलिए, बेबाकी एक रहने दीजिए। चलिए, और इसका अगर सरल अगर हिंदी कहें तो खुलकर, ठीक है ना, खुलकर। चलिए, जैसे कि अगर हमको कहना है उसने एक सेंटेंस, पहले हम साइनो देख लेते हैं, इसका साइनो क्या होना चाहिए। चलिए, इसका सिनोनिम्स होना चाहिए ओपननेस। कैंडोर का पहले सिनोनिम्स देख लेते हैं, ओपननेस, एकदम व्यक्ति खुला होगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी से कोई बात कहेगा, कोई बात छिपाएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, इसका हिंदी होता है बेबाकी, खुलकर। चलिए, अब इस पर अगर हमको कहना है कि एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस देखा जाए, उसने, है ना, आर्थिक समस्याओं पर, ठीक है ना, खुलकर बात की, या बेबाकी से, हमको ऐसे कहना है, बेबाकी से बात की, मतलब कोई तरह का बात छिपाया नहीं और हिचका नहीं, और बेबाकी से बात किया, ठीक है ना। उसने आर्थिक समस्याओं पर बेबाकी से बात की, हमको ऐसा कहना है। चलिए, कैसे लिखेंगे, तो इसको अगर हमको लिखना ही स्पोक, चलिए, ही स्पोक विथ कैंडोर, ही स्पोक विथ कैंडोर। चलिए, अबाउट, चलिए क्या है, आर्थिक समस्या पर, है ना, अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। लेकिन देखिए, ये कैंडोर से ज्यादा बढ़िया वर्ड है, इसका एडजेक्टिव रूप कैंडिड। कैंडिड बहुत टॉप क्लास का वर्ड है। अब कैंडिड को पढ़िए, कैंडोर से बढ़िया वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है बेबाक, है ना, स्पष्ट, है ना, जो कोई बात छिपाए नहीं, है ना, बेबाक, स्पष्ट, है ना, खुलकर, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है ना। कैंडिड एक ढंग का वर्ड है, कैंडिड एडजेक्टिव है, इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। यदि कोई व्यक्ति कैंडिड है तो उसमें फ्रैंकनेस है, इसका एक साइनो आप लिख सकते हैं, इसका साइनो आप लिख सकते हैं फ्रैंकनेस। खुलकर के लिए एक वर्ड आप लिख सकते हैं फ्रैंकनेस। देखिए, ये नाउन का साइनो नाउन, है ना, इस सेम कैटेगरी में है, साइनो एंटो होना चाहिए। तो ये वर्ड नाउन है, तो ये सारे वर्ड्स जो है वो नाउन है। अब चलिए, एडजेक्टिव का साइनो एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चलिए, इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हो तो लिख सकते हैं फ्रैंक, सिंसियर, ठीक है ना। इसका लिख सकते हैं फ्रैंक, सिंसियर, ओपन, ठीक है ना। व्यक्ति जो है ना बोलने में ईमानदार है और कोई बात छिपा नहीं रहा है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, बेबाक और स्पष्ट। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा, जो घुमा फिरा कर बात करे, इवैसिव, जो साफ साफ ना कहे, इवैसिव। यदि कोई व्यक्ति अगर इवैसिव है, इनसिंसियर है, यानी कि वो बातों को साफ साफ नहीं कहता है, जो स्पष्ट रूप से ना कहे, जो स्पष्ट रूप से ना कहे, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति होता है इनसिंसियर होता है अथवा इवैसिव होता है। जैसे कि देखिए, कोई व्यक्ति एकदम खुला अपना एकदम बेबाक विचार रखता है, ठीक है ना। चलिए, हमको कहना है बेबाक विचार कहना है, बस,
यानी कि वो विचार जिसमें कोई तरह का हिचक नहीं हो, हमको बेबाक विचार कहना है। और ये बेबाक विचार के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कैंडिड ओपिनियन। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैंडिड ओपिनियन, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा कैंडिड का ये बात रहा। वर्ड नंबर हम लोग आगे आते, वर्ड नंबर हमारा 4 देखते, डेब्रिस। चलिए वर्ड नंबर 4 में आते डेब्रिस। देखिए डेब्रिस क्या होता है, घर का जो टूटा हुआ भाग होता है। मान लीजिए कि कोई भवन गिर गया, अब उसका जो गिरा हुआ जो चीज है ना, जिसको आप मलबा कहते हैं, उसके लिए वर्ड है डेब्रिस। तो चलिए डेब्रिस का मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो डेब्रिस का अर्थ मलबा होता है। डेब्रिस पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, डेब्रिस पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है, ठीक है ना। यदि कोई चीज डेब्रिस है, इसका मतलब है कि वो ब्रोकन पार्ट है किसी भवन का। चलिए इसके लिए अगर सिंपल अगर हम कहें तो मलबा, और इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा रबिश, इसके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा रबिश, वेस्ट, ठीक है ना। चलिए इसके सिनोनिम्स होंगे डेट्राइटस, है ना। डेट्राइटस भी वही होता है जो किसी भवन का जो गिरा हुआ भाग होता है वो मलबा होता है। चलिए वर्ड नंबर 5 में हम लोग मूव करते हैं। ये तो मलबा वाली बात हो गई। डिवॉइड बहुत बढ़िया वर्ड है। देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से डिवॉइड है, यानी कि वो उस चीज से वंचित है, उसके पास वो अभाव है ना। आप इसको सिंपल भाषा में सकते हैं अभाव से भरा हुआ, अभावपूर्ण। अगर इसको कहें, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी चीज से डिवॉइड है तो अभावपूर्ण है, उससे वो वंचित है, बस आप ऐसे समझिए। बड़ा बात ये सीखिए कि इसके साथ यूज होने वाला जो प्रीपोजिशन होगा वो ऑफ होगा। यानी कि डिवॉइड से भी हम सेंटेंस बनाते हैं, और हिंदी अगर निकल जाए में, से, पर, लिए, तो इसके लिए जो वर्ड होंगे ना वो होंगे ऑफ। इसके लिए जो प्रीपोजिशन होगा वो ऑफ होगा। सिनोनिम्स इसका देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, लैकिंग, लैकिंग, ठीक है ना। चलिए वॉइड, वॉइड मतलब ये होता है वंचित, ये सब का मतलब होता है वंचित। चलिए हम आगे देखते हैं डेस्टिट्यूट, आगे देखते हैं डेस्टिट्यूट, बेरेफ्ट। और सबसे बड़ा बात हम लोग ये समझेंगे, ये जो दो वर्ड आप जो देख रहे हैं ना, ये अपने साथ भी प्रीपोजिशन क्या लेते हैं, ऑफ लेते हैं, ठीक है ना। ये भी अपने साथ ऑफ लेते हैं। हमको कहना है कि उसमें कॉमन सेंस का अभाव है। हमको ऐसा कहना है कि किसी व्यक्ति में ना कॉमन सेंस नहीं है ना, उसमें है ना आम समझ का अभाव है, का हमको कहना है ना कि उसमें आम समझ का अभाव है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, ही इज डिवॉइड। चलिए, और डिवॉइड के साथ प्रीपोजिशन हम लोग क्या देख रहे हैं, डिवॉइड के साथ प्रीपोजिशन हम लोग ऑफ देख रहे हैं। ही इज डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, ही इज डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, उसमें आम समझ का अभाव है। चलिए तो ये हमारा डिवॉइड रहा। अब डिवॉइड के एंटो क्या हो जाएंगे। देखिए कोई चीज यदि किसी चीज से डिवॉइड है तो इसका एंटोनिम्स यहीं पर मेंशन कर दिया जाए। इसका एंटोनिम्स होगा इंडोर्ड, ठीक है ना। इंडोर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज से इंडोर्ड हैं, इसको आप डब्लू पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज से इंडोर्ड हैं तो आप उससे वरदानित हैं, आप उससे संपन्न हैं, यानी कि वो चीज आपके पास है। तो इंडोर्ड का अगर हिंदी लिखा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा वरदानित संपन्न, है ना। इसका हिंदी हो जाएगा वरदानित संपन्न। चलिए इस पर एक सेंटेंस देखा जाए, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए तो बहुत अच्छा इंडोर्ड टॉप क्लास का वर्ड है। ही इज इंडोर्ड विथ, ही इज, अगर हम लिख सकते हैं तो लिखेंगे ही इज इंडोर्ड विथ रेयर टैलेंट। इस बात को समझा जाए, ही इज इंडोर्ड विथ रेयर टैलेंट, इसका हिंदी क्या निकलेगा, वह दुर्लभ प्रतिभा, है ना। दुर्लभ प्रतिभा, आम प्रतिभा नहीं है, ऐसा प्रतिभा जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। वह दुर्लभ प्रतिभा से संपन्न है अथवा वो वरदानित है। चलिए तो इंडोर्ड का हिंदी एक बार फिर से यहां देख लिया जाए, वरदानित अथवा संपन्न। चलिए ये हमारा डिवाइड का एंटो रहा। लेकिन इंडोर्ड अपने आप में टॉप क्लास का वर्ड है, यूज का वर्ड है, ये सब एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगर ये इंडोर्ड अगर क्लियर है तो फिर बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये हमारा वर्ड नंबर था 5, वर्ड नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। चलिए वर्ड नंबर 6 हमारा है इनकम्बर। चलिए वर्ड नंबर 6 हमारा है इनकम्बर। इनकम्बर का मतलब क्या होता है, बाधित करना, है ना। अगर आप कोई चीज को इनकम्बर करते हैं, आप उसमें अड़चन डालते हैं, बाधा डालते हैं, तो इसको सिंपल अगर भाषा में कहें तो बाधित करना, ठीक है ना। चलिए या अड़चन डालना, या अड़चन डालना। अगर आप किसी को इनकम्बर करते हैं किसी चीज से तो आप उसको बाधित करते हैं, अड़चन डालते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स देख लिया जाए। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इंपीड, अड़चन डालना। बहुत बढ़िया वर्ड है बर्डन, है ना। बर्डन का मतलब होता है भार दे देना और इससे उसको प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है ना। हैम्पर, हैम्पर। चलिए ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। हिंडर, ये सब का मतलब होता है बाधा डालना, कष्ट पैदा करना, दिक्कत पैदा करना और इत्यादि, ठीक है ना। अब इसको आप सेंटेंस से आप बेहतर समझ सकते हैं। इसका पहले एंटोनिम्स देख लिया जाए। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट,
है ना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फैसिलिटेट। इसका मतलब क्या होता है, आसान कर देना, बाधा हटा देना एक तरह से। ये देखिए इसका हिंदी है बाधित करना, यहाँ हिंदी मेंशन है, ठीक है ना। इसका हिंदी है बाधित करना, और फैसिलिटेट का हिंदी क्या हो जाएगा, आसान कर देना, सुगम बनाना, आसान करना, सुगम बनाना। चलिए हमको कहना है क्या कि जो पैसे की कमी है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट में उसने बाधा डाला है, उसने प्रोजेक्ट में बाधा डाला, हमको ऐसे लिखना है। लैकिंग ऑफ, हम लिख सकते हैं लैक ऑफ, है ना, लैक ऑफ फंडिंग, ठीक है ना, लैक ऑफ फंडिंग, थोड़ा इसको समझा जाए। लैक ऑफ फंडिंग हैज, ठीक है ना, इनकम्बर्ड, लैक ऑफ, है ना, फंडिंग हैज इनकम्बर्ड द प्रोजेक्ट। इसका हिंदी, चलिए इसका देखते हैं कि इसका हिंदी क्या निकलेगा। इसका हिंदी ये निकलेगा कि जो फंडिंग, जो पैसे की कमी है, इसने प्रोजेक्ट में बाधा डाला है, अड़चन पैदा किया है ना, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में दिक्कत किया है। तो ये हमारा इनकम्बर रहा। वर्ड नंबर हम आते हैं 7 की ओर। 6 के बाद हमारा अगला वर्ड है 7, एग्जैक्टिंग। देखिए यदि कोई चीज अगर एग्जैक्टिंग है तो बड़ा सख्त है, आप ऐसा समझिए। यदि कोई चीज यदि एग्जैक्टिंग है तो वो बड़ा सख्त है। चलिए ये एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच से, और इसका अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होगा कठोर, सख्त, ठीक है ना, कठोर, सख्त। चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आर्डुअस। यदि कोई चीज अगर आर्डुअस है तो वो बड़ा सख्त है। स्ट्रेनुअस, वो ज्यादा, वो डिमांड करेगा परिश्रम का। यदि कोई चीज, सॉरी, यदि कोई चीज यदि स्ट्रेनुअस है तो वो ज्यादा परिश्रम का डिमांड करता है। चलिए ये है स्ट्रेनुअस, ठीक है ना। ये तो एग्जैक्टिंग का मतलब क्या होता है, चैलेंजिंग है, आर्डुअस, स्ट्रेनुअस है, ठीक है ना, डिमांडिंग, इसका और हम साइनो लिख सकते हैं, डिमांडिंग, ठीक है ना। चलिए चुनौतीपूर्ण आप समझिए, चैलेंजिंग, ये इसके सब सिनोनिम्स है। तो कठोर, सख्त या चुनौती से भरा हुआ, और हम ऐसे भी कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण। चलिए हमको कहना कि वो कठिन, है ना, वे लोग कठिन प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं। हमको कहना है कि वे लोग कठिन प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं, है ना, वो प्रशिक्षण जो कि ज्यादा एफर्ट डिमांड करता है, वे लोग कठिन प्रशिक्षण से, वे लोग कठिन प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं, कठिन प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं। चलिए इसको हमें बनाना है, कैसे इसको लिखेंगे, दे आर। चलिए गुजरना के लिए एक वर्ड होता है अंडरगो। अगर आप किसी चीज से अंडरगो करते हैं तो आप उससे गुजरते हैं। चलिए अब आर के कारण आईएनजी लिख दो, क्या, दे आर अंडरगोइंग, क्या वे लोग सख्त प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं। सख्त के लिए तो हमारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हमारा मूल वर्ड एग्जैक्टिंग है, ठीक है ना, हम एग्जैक्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। दे आर अंडरगोइंग एग्जैक्टिंग, चलिए दे आर गोइंग एग्जैक्टिंग ट्रेनिंग, दे आर गोइंग एग्जैक्टिंग ट्रेनिंग। तो ये हमारा एग्जैक्टिंग रहा। इसका एंटो क्या होगा, इसका एंटो यहीं पर कर देते हैं। चलिए इसका एंटो हो जाएगा इजी, आसान। इसका एंटो हो जाएगा इजी, आसान, कुछ करना आपको नहीं है, बहुत आसान है। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 8 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा 8वां वर्ड क्या है। देखिए हमारा 8वां वर्ड है फिजिबल। हमारा 8वां वर्ड है फिजिबल। आप ऐसा समझिए, फिजिबल का मतलब क्या होता है। देखिए यदि कोई चीज फिजिबल है, यानी कि वो प्रैक्टिकल है, उसे किया जा सकता है। जिसको किया जा सके, है ना, वो चीज फिजिबल होता है, प्रायोगिक कह लीजिए। देखिए कुछ चीज प्रैक्टिकल होता है और कुछ चीज इम्प्रैक्टिकल होता है, मतलब उसे आप कर नहीं सकते हैं। तो जो कर सकते वो चीज फिजिबल होगा। चलिए फिजिबल के लिए, इसके लिए आप अगर हिंदी लिखना चाहते हैं, बहुत यूज का ये वर्ड है फिजिबल, तो आप लिख सकते हैं प्रायोगिक। मतलब प्रायोगिक का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में करें तो जिसे किया जा सके, है ना, जो हो सके, जिसे किया जा सके, वो चीज क्या होता है, फिजिबल होता है। ये इस्तेमाल होता है कोई प्लान, कोई एक्शन, ठीक है ना, कोई आइडिया जो हो सकता है वो फिजिबल है, जो नहीं हो सकता है ना, वो इम्प्रैक्टिकल है। चलिए इसके सिनोनिम्स थोड़ा सा देखते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या है, तो इसका सबसे बढ़िया सिनोनिम्स है प्रैक्टिकल, ठीक है ना, वायबल, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है प्रायोगिक, जिसे हम कर सकते हैं। तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन, जिसे किया जा सके, ठीक है ना। चलिए अब इस पर सेंटेंस बनाना, हमको कहना है कि ये जो प्लान है ना, अब प्रायोगिक नहीं है। मतलब अब ये नहीं चलेगा, पहले कभी चल सकता था। हमको कहना है कि यह योजना प्रायोगिक योजना नहीं, हमको ऐसे कहना है। चलिए हमको कहना है कि अब ये योजना, एक सिंपल भाषा में कहना है कि अब ये योजना, अब यह योजना, ठीक है ना, प्रायोगिक नहीं है। मतलब अब आप इसे आप प्रैक्टिकल रूप नहीं दे सकते हैं, प्रायोगिक नहीं है। चलिए हमको ऐसा कहना है, कैसे लिखेंगे इसको, अगर स्मार्ट वे में लिखा जाए तो लिख सकते हैं क्या, देखिए तो दिस प्लान,
ठीक है ना, या दिस प्लान या प्रोजेक्ट, हमको जो भी हमको लिखना है हम लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। दिस प्रोजेक्ट इज नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मतलब अब नहीं। यदि कोई चीज नो लॉन्गर है तो नो लॉन्गर का मतलब क्या होता है, अब नहीं, ठीक है ना। चलिए अगर इसको सरल भाषा में कहें तो नो लॉन्गर का मतलब अब नहीं। कैसे इसको लिखेंगे, दिस प्लान या दिस प्रोजेक्ट इज नो लॉन्गर फिजिबल, अब ये योजना प्रयोग में आने वाली योजना नहीं है। चलिए तो ये हमारा फिजिबल रहा। अब फिजिबल को एक बार फिर से समझा जाए। देखिए यदि कोई चीज यदि फिजिबल है, इसका मतलब है कि वो प्रायोगिक है, जिसे किया जा सके। साइनस का क्या होगा, प्रैक्टिकल वायबल, है ना। इसका जो सब्स्टिट्यूशन कैसे किस रूप में एक्सपेंड होगा, दैट कैंट बी, सॉरी दैट कैन बी डन। चलिए इसका एंटोनिम्स यहीं कर लिया जाए। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई चीज यदि इम्प्रैक्टिकल है तो इसका मतलब है कि वो अप्रायोगिक है, जिसे आप कर नहीं सकते हैं। जिसे किया ना जा सके वो इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, और जो इसे किया जा सकता है वो फिजिबल या वो प्रैक्टिकल है। वायबल भी बहुत बढ़िया शब्द है, वायबल भी बहुत बढ़िया शब्द है। इसका अगर आप हिंदी लिख सकते हैं, प्रायोगिक, संभावित, जिसे किया जा सके। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 9 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं फोर्सफुल। देखिए फोर्सफुल का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई व्यक्ति फोर्सफुल है, यानी कि वो व्यक्ति में ना वो किसी को प्रभावित करने का उसमें गुण है, जो अपनी बातों से, इसका अगर सरल अगर हिंदी कहा जाए तो इसका सरल हिंदी होता है प्रभावशाली, ठीक है ना, प्रभावशाली, जिसमें व्यक्ति को प्रेरित करने का ना क्षमता हो, है ना, जो व्यक्ति को प्रेरित कर सके, जो व्यक्ति या लोगों को प्रेरित कर सके वो व्यक्ति फोर्सफुल होता है। प्रेरित कर सके वो व्यक्ति फोर्सफुल होता है। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा, फोर्सफुल का थोड़ा सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डायनेमिक, डायनेमिक, ठीक है ना। चलिए एसर्टिव, बढ़िया वर्ड है, डायनेमिक, एसर्टिव, ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव, और इसका मतलब क्या होता है ना, प्रभावशाली। जैसे कि हमको कहना है कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली वक्ता है, जो लोगों को ना मोटिवेट कर सके। अब प्रभावशाली वक्ता हमको कहना है तो इसके लिए हम क्या वर्ड लिखेंगे, फोर्सफुल। देखिए प्रभावशाली वक्ता अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, फोर्सफुल स्पीकर। अगर हमको लिखना है प्रभावशाली व्यक्ति, चलिए प्रभावशाली व्यक्ति, चलिए प्रभावशाली वक्ता, इस तरह से हमें कोई बातें लिखनी है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति ऐसा है। चलिए तो वो क्या हो जाएगा, अब इसके लिए अब हमें लिखना है तो प्रभावशाली के लिए बढ़िया वर्ड है फोर्सफुल, तो हम लिख सकते हैं फोर्सफुल। अगर इसको तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, फोर्सफुल पर्सनालिटी, पर्सन नहीं है ना, कोई हस्ती होता है, फोर्सफुल पर्सनालिटी, फोर्सफुल वक्ता, वक्ता का स्पीकर, हम कैसे लिखेंगे, फोर्सफुल स्पीकर। तो चलिए ये रहा फोर्सफुल। चलिए इसके एंटोनिम्स थोड़ा देख लेते हैं। फोर्सफुल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फीबल, कमजोर, है ना, जो ताकतवर नहीं हो, है ना, जो प्रभावशाली नहीं हो। इसका एंटो यहीं पर कर लिया जाए, इसका एंटो जगह फीबल, है ना, या वीक। इसका एंटो जगह फीबल या वीक। इसको आप अगर सिंपल भाषा में कहें तो कमजोर। यदि कोई व्यक्ति फीबल है यानी कि वो कमजोर है। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 10 की तरफ, देखते हैं कि हमारा 10वां वर्ड क्या है। चलिए हमारा 10वां वर्ड को थोड़ा सा देखा जाए। नंबर 10 जो वर्ड है वो है फोर्सिबल। चलिए नंबर 10 वर्ड है हमारा है फोर्सिबल। फोर्सिबल का मतलब होता है जबरदस्ती। यदि कोई काम को अगर आप फोर्सिबल तरीका से करते हैं तो आप उसको जबरदस्ती करते हैं, ठीक है ना। चलिए फोर्सिबल क्या है, एडजेक्टिव है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका हिंदी लिखेंगे बलपूर्ण। बल लगाकर आप कोई काम करते हैं, जबरदस्ती काम करते हैं। इसको जबरदस्ती भी आप समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जबरदस्ती आप इसको समझ सकते हैं, जबरदस्ती होता है, आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वायलेंट, वायलेंट, एग्रेसिव। आप बल लगाकर कोई काम करते हैं, ठीक है ना। तोड़ के इसको कैसे लिखेंगे, डन बाय, इसको भी पढ़ा जाए, है ना, डन बाय यूजिंग फोर्स, डन बाय यूजिंग फोर्स, जो बल लगाकर काम करे वो होता है फोर्सिबल, ठीक है ना। चलिए जैसे कि अगर आपको कहना है कि जो भीड़ था, उग्र भीड़, अगर हमको कहना है उग्र भीड़, ठीक है ना। चलिए बलपूर्वक घर में प्रवेश कर गया, है ना, बलपूर्वक घर में प्रवेश कर गया, घर में प्रवेश कर गया। उग्र भीड़ जो है वो घर में बलपूर्वक प्रवेश कर गया। हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है। चलिए इसको लिख सकते हैं मॉब, द मॉब, कोई पर्टिकुलर मॉब है, द मॉब मेड। चलिए कौन सा एंट्री, फोर्सिबल एंट्री, कौन सा एंट्री, फोर्सिबल। बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, फोर्सिबल एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, तो इंटर का नाउन क्या हो जाएगा, एंट्री इनटू द बिल्डिंग। चलिए हमारा ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पूरा सेंटेंस कैसे बने इसको एक बार फिर से समझा जाए। चलिए देखिए
फोर्सिबल क्या है? फोर्सिबल एडजेक्टिव है। यदि कोई चीज को अगर आप फोर्सिबल वे में करते हैं तो आप उसको बल लगाकर करते हैं, ठीक ना, उसमें बल की जरूरत पड़ती है, बलपूर्वक, जबरदस्ती, इसको ना हम कहते हैं फोर्सिबल। जैसे इसका सिनोनिम्स का जगह वायलेंट, उग्र, एग्रेसिव, डन बाय यूजिंग फोर्स, ये एक्सप्लेनेशन हो गया फोर्सिबल का। चलिए अब हमको कहना है कि जो उग्र भीड़ था वह बलपूर्वक घर में प्रवेश कर गया, ठीक है। तो द मॉब, उग्र भीड़ के लिए वर्ड मॉब है, ठीक है ना। अब हमें दूसरा वर्ड नहीं लिखना है। चलिए, प्रवेश किया, लेकिन कैसा प्रवेश था? बलपूर्वक प्रवेश था ना। हमको इसको एडजेक्टिव के साथ नाउन रखकर बनाना है। तो इंटर क्या है? देखिए इंटर वर्ब है, ये समझना होगा। इंटर जो है ना ये वर्ब है, और इसका नाउन क्या हो जाएगा? इसका नाउन हो जाएगा एंट्री, ठीक है ना। एंट्री क्या है? नाउन है। हमें एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए? हमें एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए है ना फोर्सिबल एंट्री का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारा फोर्सिबल वर्ड रहा। यदि कोई चीज फोर्सिबल है, इसका मतलब है कि वो चीज को आप बलपूर्वक कर रहे हैं। चलिए वर्ड नंबर 11 की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर 11 क्या है हमारा। इम्पोवेरिस, बहुत बढ़िया वर्ड है। हमारा अगला वर्ड है इम्पोवेरिस। इम्पोवेरिस वर्ब है, ठीक है ना। और इम्पोवेरिस का मतलब होता है ना कंगाल करना, गरीब बना देना। इसको सिंपल है, गरीब करना, गरीब करना या कंगाल बना देना, या कंगाल कर देना। चलिए, अगर आप किसी को इम्पोवेरिस करते हैं, आप उसको गरीब बना देते हैं, आप उसको कंगाल करते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बढ़िया सिनोनिम्स है बैंकरप्ट, है ना। बैंकरप्ट बढ़िया वर्ड है, ठीक है ना। बैंकरप्ट का देखिए, बैंकरप्ट एडजेक्टिव भी है। ये वर्ड को पहले समझा जाए, ये वर्ड एडजेक्टिव भी है और ये वर्ड ये वर्ड वर्ब भी है। एडजेक्टिव के अलावा ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड वर्ब भी है। तो ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की तरह काम करता है, ठीक है ना। चलिए, इसके लिए दूसरा साइन क्या हो जाएगा? रूइन। अगर आप किसी को रूइन करते हैं, आप उसको बर्बाद कर देते हैं। टू मेक पुअर, इसको तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे? टू मेक पुअर, टू मेक पुअर। चलिए, हमको कहना है जैसे कि चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा? इसके एंटो को देख लेते हैं। संपन्न करना। अरे गरीब करने का उल्टा क्या होगा? संपन्न करना, इनरिच। अगर आप किसी को इनरिच करते हैं तो आप उसे अमीर बना देते हैं। संपन्न करना, अमीर बनाना, संपन्न करना, अमीर बनाना। चलिए, अगर आप किसी को अगर आप इनरिच करते हैं, आप उसको संपन्न कर देते हैं। अब जैसे कि हमको कहना कि कोविड महामारी ने, है ना, लोगों को कंगाल कर दिया, हमको बस ऐसा लिखना है। चलिए, इसको हमको सेंटेंस के तौर पर बनाना है कि कोविड महामारी ने लोगों को कंगाल कर दिया। चलिए, कोविड महामारी ने लोगों को कंगाल कर दिया, हम कैसे लिखेंगे? है ना, कोविड पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक। महामारी के लिए वर्ड है पैंडेमिक, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो सब्जेक्ट हो गया कोविड महामारी। चलिए, कंगाल कर दिया। चलिए, कंगाल करने के लिए वर्ड क्या है हम लोग लेके चल रहे? इम्पोवेरिस। ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस बार बार बताया हूं कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, अब कंगाल करने के लिए वर्ड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इम्पोवेरिस। तो इसका V2 क्या हो जाएगा? इम्पोवेरिस्ट। और कुछ नहीं करना है, पीपल, बस यही तो करना है लोग के लिए। यहाँ पर पीपल शब्द हो गया। तो पूरा लाइन हमारे कैसे बनेगा? कोविड पैंडेमिक इम्पोवेरिस्ट पीपल। बस, अब बस आपको इतना ही सीखना है। या केवल हम कोविड भी कह सकते थे, महामारी लिखने की जरूरत नहीं है, पता है कि कोविड एक महामारी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये वर्ड हमारा 11 रहा। वर्ड नंबर हम लोग 12 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि 12वां वर्ड इस चैप्टर का क्या है। ये सारे वर्ड्स 12 और 11 की बात नहीं है, ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज के वर्ड्स हैं। चलिए, लैंग्वेज हमारा अगला वर्ड है। लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? धीमा, है ना, जिसको किसी तरह का हड़बड़ाहट ना हो, वो धीमा। लैंग्वेज एडजेक्टिव है, धीमा, है ना, जिसमें कोई स्फूर्ति ना हो, आप ऐसे समझिए। यदि कुछ लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि उसको हड़बड़ी ना हो, ठीक है ना। धीमा, जिसमें हड़बड़ी ना हो, आप ऐसे समझिए, जिसमें, है ना, हड़बड़ी ना हो, वो लैंग्वेज होता है ना। पॉजिटिव सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें, है ना, हड़बड़ी ना हो, हड़बड़ी ना हो, वो चीज लैंग्वेज होता है। जैसे देखिए, अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनहरीड, है ना। अनहरीड, किसी तरह का जल्दीबाजी नहीं है इसको। रिलैक्स्ड, है ना, रिलैक्स्ड, स्लो, ये इसके सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा? है ना, इसका एंटो हो जाएगा, इसका आप हिंदी कह सकते धीमा। धीमा नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिए सुस्त, ठीक है ना, लेकिन पॉजिटिव सेंस में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक एक्टिव, है ना, एनर्जेटिक एक्टिव। इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है ना, आप इसको कह सकते हैं ऊर्जा से भरा हुआ, जो धीमा ना हो, ऊर्जावान, है ना, या सक्रिय, या एक और इसका हिंदी हो जाएगा सक्रिय।
ये लैंग्विड होता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई चीज का लैंग्विड मूवमेंट होता है, एकदम आराम से चल रहा है, लैंग्विड स्ट्रॉल होता है पार्क में, ठीक है ना। चलिए, तो ये लैंग्विड का यूज रहा। वर्ड नंबर हम लोग आते हैं 13 के तरफ, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 13 क्या है। वर्ड नंबर 13 है, देखिए पॉपुलेस। पॉपुलेस क्या होता है, पहले आप इसको समझिएगा। पॉपुलेस का मतलब होता है सर्वसाधारण, है ना। किसी जगह के जो टोटल जो लोग होते हैं ना, वो पॉपुलेस कहलाते हैं। आम जनता, इसको आप समझिएगा, आम जनता को पॉपुलेस कहते हैं। आम जनता, सर्वसाधारण, है ना। आम जनता, सर्वसाधारण को हम लोग पॉपुलेस कहते हैं, है ना। इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, इसके सिनोनिम्स लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ऑल पीपल ऑफ एन एरिया, है ना। किसी क्षेत्र के जो सभी तमाम लोग होते हैं वो उस क्षेत्र के पॉपुलेस कहलाते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को जब चुनाव खड़ा होता है तो पॉपुलेस उसको क्या करता है, उसको सपोर्ट देता है अथवा उसके अगेंस्ट में चला जाता है। हमको कहना है कि उसको अपने इलाके के लोगों का ना समर्थन प्राप्त है। हम कैसे इसको लिखेंगे, ही हैज द सपोर्ट ऑफ, he has the support of the populace। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसको अपने एरिया के लोगों का समर्थन प्राप्त है। तो ये हमारा पॉपुलेस रहा। चलिए वर्ड नंबर हम आते हैं, हमारा अगला जो ये वर्ड नंबर है ये 13 था, 14 में आते हैं। चलिए पॉपुलस, ये देखिए ये पॉपुलेस है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये पॉपुलेस है। और अब हम आते हैं पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब क्या होता है ना, जो जनसंख्या के मामलों में जो है ना घना हो, है ना। मतलब आप ऐसे समझिए, पॉपुलस का मतलब होता है घना। जैसे कि घना राज्य, घना बस्ती, घना देश, सबसे घना देश। सिंगापुर इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सिंगापुर जो है वो दुनिया का सबसे घना आबादी वाला देश है, हमको ऐसे कहना है। तो पॉपुलस का साइन क्या हो जाएगा, पॉपुलस का साइन क्या हो जाएगा, जो कि पॉपुलेटेड हो, है ना, जिसमें कि जनसंख्या हो, ठीक है ना। तो पॉपुलस का साइन हम क्या लिखेंगे, डेंस, या हम लिख सकते हैं ओवर क्राउडिंग लोगों के मामलों में, ठीक है ना। या हम लिख सकते हैं हाईली पॉपुलेटेड, तोड़ के लिखे तो लिख सकते हैं हाईली पॉपुलेटेड। चलिए, और इसका हिंदी क्या है, घना। जैसे कि अगर हमको कहना है इसका एंटो क्या हो जाएगा, घना का विरल, घना का विरल होता है बैरेन स्पार्स, ठीक है ना। हमको कहना है कि हमारा एक घना राज्य, बिहार एक घना राज्य, हमको ऐसे कहना है, इसका हिंदी हो जाएगा विरल। हमको कहना है कि बिहार एक घना राज्य है। चलिए कैसे लिखेंगे, बिहार इज ए पॉपुलस स्टेट, बिहार इज ए पॉपुलस स्टेट। चलिए, तो ये हमारा पॉपुलस रहा। वर्ड नंबर हम आते हैं 14 के बाद 15 में आते हैं। चलिए देखिए, एक वर्ड है किताब में है सीद। देखिए किताब में सीद, सीद का मतलब क्या होता है ना, उबलना, खोलना, गुस्सा से। आप चेहरे से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से खोल रहे हैं, इसका जो अंग्रेजी होता है ना वो सीद होता है। सीद का मतलब होता है अंदर से खोलना, बॉयल होना, अत्यंत क्रोधित होना, लेकिन चेहरे से प्रतीत नहीं होगा कि आप क्रोधित हैं, ठीक है ना, लेकिन अंदर से खोल रहे हैं। तो सीद का मतलब, अगर सीद का मतलब क्या होता है, गुस्से से, है ना, गुस्से से खोलना, लेकिन अंदर अंदर, है ना, गुस्से से खोलना, बस आप ऐसा समझिए, अत्यंत क्रोधित होना, है ना। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अत्यंत क्रोधित होना। चलिए, तो ये हमारा वर्ड है। लेकिन देखिए इसका जो यूज होता है ना वो एडजेक्टिव रूप में ज्यादा होता है, ठीक है ना, वर्ब रूप में कम। चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। टू बी फ्यूरियस, इसको कैसे लिखेंगे, टू बी फ्यूरियस, क्रोधित होना। चलिए, गुस्से से खोलना, हमको कहना है कि वो गुस्से से लाल है, वो गुस्से से खोल रहा है। कैसे इसको लिखेंगे, अगर हमको कहना है कि वो गुस्से से खोल रहा है, वह गुस्से से खोल रहा है, हमको ऐसा कहना है कि वो गुस्से से खोल रहा है। कैसे इसको लिखेंगे, ही इज सीदिंग, है ना। सीदिंग का इसी रूप का ज्यादा इस्तेमाल होता है, सीध का इस्तेमाल नहीं होता है। जो इस्तेमाल होता है वो सीदिंग का इस्तेमाल होता है। हम लिख सकते हैं ही सीदिंग विथ एंगर या सीदिंग विथ रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, रेज का मतलब होता है गुस्सा। चलिए, वो क्रोध से, वो गुस्से से खोल रहा है। चलिए, ये वर्ड हमारा था 15। वर्ड नंबर आते हैं 16 की तरफ। देखते हैं कि हमारा वर्ड नंबर 16 हुआ क्या है। देखिए एक वर्ड 16 है हमारा भीम। भीम का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल है इसको हिंदी में कहें तो सनक, है ना। एक झकपन होता है, आदमी झक्की किस्म का होता है, कब क्या कह देगा, कब क्या मांग देगा पते नहीं है। इसी का अंग्रेजी है भीम। तो भीम नाउन है और इसका जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा व्हिमसिकल, ठीक है ना। चलिए, ये व्यक्ति कब क्या चाह देगा पता नहीं है ना, रहते बैठे बैठे कुछ चीज का डिमांड कर देगा, ये उसका भीम है। तो भीम का मतलब आप समझिए सनक या झकपन, है ना, या उसको कहते हैं झकपन, है ना, झकपन। इसी तरह के व्यक्ति को झक्की व्यक्ति कहते हैं, है ना। इसका अगर सिनोनिम्स अगर कहा जाए तो इसका सिनोनिम्स का हो जाएगा कैप्रिस, कैप्रिस,
ठीक है ना। चलिए, या इसको तोड़ के अगर लिखे तो कर लिखेंगे सडन डिजायर, है ना। सडन डिजायर, जो अचानक जो इच्छा जो होती है ना कि हमको ये चाहिए, बैठे बैठे हैं रसगुल्ला मांगने लगे, कोई बच्चा बैठे बैठा है या किसी खिलौना के लिए रोने लगे, तो वो उस बच्चे का क्या है, भीम है। तो सडन डिजायर या कैप्रिस को ना हम लोग भीम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके लिए और भी सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी। चलिए, ये सभी के सभी का मतलब होता है सनकपन, झकपन। तो बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो सेशन में बात इतना रहा। हम लोगों ने टोटल 16 वर्ड्स इस चैप्टर में देखे हैं, जो कि काफी और काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये कई बार ये इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछे जा चुके हैं प्रीवियस। अगर आप पेपर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स, है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये कई बार पूछे जा चुके हैं। लेकिन ये जो सीरीज है, जो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट का जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो सीरीज लेकर स्टार्ट किए हैं, ये चलता रहेगा। अभी तो बहुत सारे चैप्टर्स आने बाकी हैं, ठीक है ना। आप इस चैनल पर यदि नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले, आप इसे लाइक करें और लोगों तक आप इसे फैलाएं, ताकि आपके तरह लोग भी बेनिफिट पा सकें। थैंक यू वेरी मच।